सो हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, है ना। और मैं भी बढ़िया हूँ। तो जैसा कि हमारा रिवीजन सीरीज अभी तक चल रहा है, उस रिवीजन सीरीज में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर रखी है, आपको कंटिन्यू कर आपको मालूम होगा। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, ये हमारा होने वाला है करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। आज मैं आपको पूरे के पूरे 30 मिनट्स में पूरा का पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़ा दूंगा। देखो, बेसिकली पूरा तो नहीं, लेकिन हाँ आधा। बात कुछ ऐसा है कि आपका जो सिलेबस, जो क्लास 10 में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको जो चैप्टर दिया है, इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपके पास दो पार्ट्स है पढ़ने के लिए। एक आपका पार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, ठीक है। एक पार्ट है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक पार्ट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इन लोगों में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है, देखो जो सबसे बेसिक डिफरेंस वही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के मायनों के रुका हुआ। तो यहाँ पर हम लोग डील करेंगे चार्ज एट रेस्ट, यानी कि चार्ज जब रेस्ट पर है तब उसके पास क्या क्या हरकत हो रही है, वो सारा चीज़ हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में डील करते हैं। और जब चार्ज हमारा मूव करता है, यानी कि मूविंग चार्ज, तो मूविंग चार्ज का हमारा सारा डिस्कशन कहाँ होता है? मूविंग चार्ज का हम लोग सारा डिस्कशन करते हैं आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। तो आज का जो आपका 30 मिनट का जो वीडियो है, जो आपने थंबनेल देखा कि वन शॉट में आधे घंटे में पूरा पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म, तो ये बेसिकली हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये पार्ट आज पूरा कवर कर लेंगे। देन नेक्स्ट 30 मिनट्स का एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम लोग इसको कवर कर लेंगे। है कुछ नहीं, बस इतना सही सिंपल सा बात है। और मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको बहुत मजा आएगा इस लेक्चर को देखने के बाद। और करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है बहुत ही आसान लगेगा। तो कॉपी कलम निकाल ले, मेरे साथ साथ जहाँ मैं बोलूँ वहाँ पे लिख लेना, नोट्स कर लेना। हाँ, और इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, चैनल को ज्वाइन कीजिए, आ जाएगा नोट डाउनलोड कीजिए, बस सो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ हमको बात करना है चार्ज के बारे में। यहाँ देखो, चार्ज एक तरह का प्रॉपर्टी है जो मैटर्स में पाया जाता है, बहुत सारे मैटर एलिमेंट्स में पाया जाता है। अब ये ऐसा प्रॉपर्टी है जिसका शुरुआत हुआ था, एक एग्जांपल में लेते हैं उसे समझेंगे। एक सिल्क का रॉड लिया गया था आपका, सिल्क कपड़ा लिया गया था और एबोनाइट रॉड लिया गया था, है ना। एबोनाइट रॉड आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह के होता है एबोनाइट रॉड। इन दोनों को क्या किया गया? आपस में रगड़ा गया, इन दोनों को आपस में रगड़ दिया गया। और जब इन दोनों को आपस में रगड़ा गया तो देखा कि इनमें एक अलग तरह की प्रॉपर्टी आ गई है। मतलब अगर हम छोटा छोटा ड्रॉप्स या फिर या तो बालू के दाने छोटे छोटे या फिर छोटा छोटा अगर कागज का टुकड़ा हम इनके सामने रख दें तो वो इनको अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो किसी भी मैटर के अंदर ये जो अट्रैक्शन की पावर आई आफ्टर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन या रगड़ के बाद ये जो अट्रैक्शन का पावर आता है, इसी पावर को हम लोग बोल देते हैं चार्ज। मतलब चार्ज इज बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का एक कैरेक्टर प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू वो किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये इनमें देखा गया। थोड़ा और डिटेल में वो गए चार्ज में, तो पता चला कि चार्ज दो तरह का होता है। बोले जब हम इनको रगड़ते हैं आपस में तो सिल्क के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज और एबोनाइट के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। ये और फर्दर देखा गया। थोड़ा सा और जब आगे बढ़े हम डेवलपमेंट की तरफ, थोड़ा सा और रिसर्च किया गया चार्ज में, तो ये पता चला कि चार्ज जो है वो दो तरह का होता है। चार्ज कितने तरह का होता है? चार्ज हमारा होता है दो तरह का। ये बाद में नहीं तो पता चल गया था, पॉजिटिव नेगेटिव से पता चला चार्ज दो तरह का होता है। फिर और जो फर्दर इनको चार्ज की जो प्रॉपर्टी मालूम चली वो ये मालूम चला कि अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज हम आपस सामने रखते हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव अगर चार्ज सामने है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी कि यहाँ से एक बात समझ में आया कि सेम चार्ज जो है वो रिपेल करते हैं। लिख लेना प्रॉपर्टीज में, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। और ये देखा गया कि अगर हम दो अपोजिट चार्ज को यहाँ पर रखते हैं तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। सेम चार्ज क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। और अपोजिट चार्ज क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये प्रॉपर्टी देखा गया। ये सिंपल था, दो चीज़ों को आपस में रगड़। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें किताब में पढ़ लेना, ठीक है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दो, सिल्क और एबोनाइट रॉड, इस पर नेगेटिव चार्ज आया था, इससे पॉजिटिव आया था, दो तरह का चार्ज हो ये पता चला। और आपका देखा जो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और जो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ तक इतना मामला था, साफ है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हटाते हैं, थोड़ा सा गाड़ियाँ और आगे बढ़ाते हैं। तो अब इतना होने के बाद ये देखा गया कि जो चार्ज जनरेट हो रहा है, तो ये जो अट्रैक्शन का पावर है, तो क्या इसका कोई एक लिमिट भी है? मतलब क्या कोई एक एरिया बाउंड्री फिक्स है? मतलब ऐसा है क्या? मतलब एक आगे रिस से मार्कर में अगर अट्रैक्शन की पावर आ जाए तो क्या आप ये कितना दूर तक मतलब चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएगा? ये देखा गया। तो उसके बाद ही एक टर्म डिफाइन किया गया जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली ऐसा फील्ड है जो, चूंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी पर जैसे इलेक्ट्रिक नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो फील्ड जहां पर किसी चार्ज का जितना जो हद होता है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर चार्ज का बाउंड्री, जैसे हम ले लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज, तो ये एक हम बाहर बना देते हैं फील्ड। तो इस पॉजिटिव चार्ज का बस इतना ही दूर तक उसका दायरा है। अगर इस पॉजिटिव चार्ज के बाहर यहाँ पर कोई पार्टिकल्स रखा है तो इस चार्ज का असर उस पर नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पर होगा तभी इस चार्ज का असर यहाँ पर पड़ेगा। यही मतलब ये चार्ज सिर्फ इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो ऐसा फील्ड मतलब वो एरिया, जितना एरिया में किसी भी चार्ज का जो अपना महदूद है, जहाँ तक उसका अट्रैक्शन पावर काम करता है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इतना सही बात था इसमें।
आगे बढ़ाते हैं कहानी को, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग समझ गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझने के बाद एक जो मेन टॉपिक होता है कूलम्स लॉ, उसको समझ लेते हैं। देन उसके बाद हम लोग जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के पास या पोटेंशियल डिफरेंस के पास। देखो कूलम्स लॉ क्या था, कूलम्स लॉ सिंपली कुछ नहीं था। कूलम्स लॉ ने ये बताया कि दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन हो सकता है, क्योंकि अगर दो चार्ज अपोजिट है तो आपका अट्रैक्शन होगा, और अगर सेम नेचर के है तो वो आप लोग रिपल्शन शो करेंगे। वो मान लीजिए कि दो चार्ज है Q1 है Q2, बोले कि मान लीजिए दो 2 पॉइंट लाइक चार्जेस है, उन्होंने बोला 2 पॉइंट लाइक चार्जेस आप कंसीडर कीजिए, तो ठीक है हमने कंसीडर कर लिया 2 पॉइंट लाइक चार्जेस हमने ले लिया। अब बोला मान लीजिए उनके बीच का डिस्टेंस है r, स्मॉल r मान लेते हैं, ठीक है। मानिए इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है रिपल्सन, दोनों को उन्होंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन को दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। तो उसको दोनों को साथ में मिलाकर उन्होंने बोल दिया था फोर्स ऑफ इंटरएक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्लस रिपल्सन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ इंटरएक्शन, ये सिंपल उन्होंने बोला था, ठीक है। यहाँ तक कहानी क्लियर है। तो बोला कि उसको अब मान लीजिए कि एफ है, मतलब एफ से उन्होंने फोर्स को बेसिकली डिनोट किया। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि 2 पॉइंट लाइक चार्जेस के दरमियान जो फोर्स आपको मिलेगा उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना, बोले कि जो फोर्स आपको मिलेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस। ये दो चार्जेस जो है उनका प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जो स्क्वायर है उनका, सॉरी स्क्वायर बोले, ये जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उनका डिस्टेंस का स्क्वायर का जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके साथ ऐसा रिलेशन को देखने को मिलेगा। मतलब प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेशन है और डिस्टेंस का स्क्वायर से इनवर्सली रिलेशन, ये बोला उन्होंने। तो सिंपल लिख सकते हैं कूलम्स लॉ में 2 पॉइंट, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स ऑफ interaction between 2 point like charges is directly proportional to product of charges and inversely proportional to the square of the distance between the 2 charges। सिंपल है, इतना आसान सा चीज है, कोई भारी भरकम बात नहीं है। आगे बढ़ते, अब इनको क्या किया गया, कंबाइन कर दीजिए फोर्स को। यहाँ से जॉइंट वेरिएशन लगाया गया, Q1 Q2 ऊपर आ गए, R स्क्वायर नीचे आ गए। अब वेरिएशन का साइन हमको रखना होता नहीं है, वेरिएशन का साइन सिंपली हम यहाँ से हटा देंगे। तो यहाँ हटाते, यहाँ लिखेंगे, इसको मिटारा जाए, है ना, उसको मिटाते, हो गया होगा आपको, ठीक है। मज़ा आ रहा है पढ़ने में, बड़ा मज़ा आ रहा होगा ना, एकदम बहुत मजा आएगा, बहुत बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है पूरा का पूरा आपका। तो इस चीज़ को हम लोग हटाते हैं, यहाँ से वेरिएशन का साइन हटाते हैं, कांस्टेंट देते हैं, फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ से आपको। ये जो K है इस चर्चा का नाम है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या फिर इसको हम लोग कूलम्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो इसका आप नाम याद रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नॉर्मल नाम है और एक हो गया आपका ये कूलम्स कांस्टेंट। अब यहाँ से अगर हम कूलम्स कांस्टेंट को निकालते हैं K बराबर, तो आपको ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा कूलम्स कांस्टेंट के टर्म में एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 Q2, ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो देखिए बात कुछ ऐसा था, हम लोग यहाँ तक बात की K का एक्सप्रेशन निकाला है, K इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 Q2। ये इसलिए निकाला, हमको यहाँ से K का यूनिट निकालना है। आपको मालूम होगा फोर्स को हम लोग न्यूटन में रखते हैं, R हमारा डिस्टेंस है उसको हम लोग किस में लेते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। तो न्यूटन मीटर आपका हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। बोलो क्यों, क्योंकि डिस्टेंस पे स्क्वायर है, और नीचे भी Q1 Q2 चार्ज का यूनिट होता है, बताया नहीं शायद, सॉरी माफ़ करना। चार्ज का जो यूनिट होता है आपका, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, इसका यूनिट ही होता है कूलम। हम लोग अगर पूरा लिखना होगा तो सब स्मॉल लिखेंगे, और अगर कैपिटल में सिर्फ एक लेटर लिखेंगे कैपिटल C, हो गया। नीचे भी हमारा आ जाएगा आपका C का स्क्वायर, है ना। तो इतना याद रखेंगे, इतना ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी। क्या करें, बार बार थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जा रहे हैं, यहाँ इलेक्शन के प्रचार कुछ ज़्यादा ही चल रहे, खेला हो बे, क्या करें, छोड़ो हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कंटिन्यू करते हैं कहानी को। तो ये हमारा यूनिट आएगा, इस यूनिट को आप याद कर लेना। और K का जो वैल्यू होता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो K का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। ये K का वैल्यू होता है, साथ में इसका यूनिट भी आप लिख लीजिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई कूलम का स्क्वायर। ये आपका होता है K का SI वैल्यू है, ठीक है। तो ये आप याद कर लेना, ये जो आपका वैल्यू है SI यूनिट में। तो मुझे उम्मीद है आपको कूलम्स लॉ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और इतना ही पूछा जाता है उसमें। सिंपल न्यूमेरिकल से ये देंगे तो दोनों चार्ज का वैल्यू आपको बता दिया जाएगा, और डिस्टेंस दे देंगे और फोर्स आपसे पूछ लिया जाएगा। K तो आपके लिए नॉन ही फैक्टर है, और नॉन फैक्टर तो बस ये है और ये लोग है, तो इसमें से कोई भी वो आपको दे देंगे, कुछ भी पूछ लिया जाएगा, ठीक है। हो गया, हटा दिया जाए इसको, चलिए हटाते, बहुत बढ़िया, आगे आते हैं। तो मार्कर गिर चुका है, उसको उठा लेना होगा, नहीं तो बहुत बहुत दुआएं मिलेगी हमें। तो अब इसके बाद हम लोग मूव करते हैं अपना एक टॉपिक पास, जो कि हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट देखा
कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में ये देखा कि ये एक इलेक्ट्रिक, मान लो एक चार्ज का हमारा पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहाँ पर, ठीक है, एक थोड़ा बड़ा पॉजिटिव चार्ज उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है बहुत दूर में, यूनिट पॉजिटिव चार्ज बहुत दूर में है एकदम, इस छोटा क्यू, इसको हम लोग बड़ा क्यू बना देते हैं और इसको हम एकदम छोटा क्यू बनाते हैं। दूर मतलब इतना दूर कि वो इन्फिनिटी में है, ठीक है। एक हमारा इस छोटा सा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इन्फिनिटी पे कैसा चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, लिख लो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है हमारा इन्फिनिटी पर। अब उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो इन्फिनिटी पर, उसको हमको इस पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आना है, तो बेसिकली हमको कुछ ना कुछ वर्क डन करना होगा। अब लॉजिकल सेंस है, वर्क डन इसलिए करें क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, वो भले ही बहुत छोटा है लेकिन दोनों के बीच में होना तो रिपल्शन है क्योंकि सेम नेचर का चार्ज है आपका। तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क डन हम करते हैं, उसी वर्क डन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लिखो, उसी वर्क डन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट होता है वो बनता है वोल्ट आपका। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इसको डिनोट कर देंगे कैपिटल V से, तो कैपिटल V इज इक्वल टू वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क डन हम करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलेगा, इसको यूनिट का बात कर ले तो वर्क को हम लोग मेजर करते हैं जूल में, चार्ज हो गया कूलम में, तो यह हमारा हो जाता है इसका यूनिट, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं जूल कूलम इनवर्स 1, ये हो गया हमारा उसका। दूसरा हम बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, दूसरा बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है B, यहाँ पर एक पॉइंट है A, ठीक है, यहाँ पर मतलब एक पॉइंट, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज है। तो जैसा हमने क्या किया, इन्फिनिटी से लाया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला, सेम वही काम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से उठाकर, यूनिट पोटेंशियल को एक पॉइंट से उठा करके दूसरा पॉइंट लेके जाएंगे, तो इसको हम बोल देंगे आपका पोटेंशियल का डिफरेंस। और यहाँ पे मेंशन करेंगे, चूंकि पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो मेंशन करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो B पर है वो ज़्यादा है पोटेंशियल डिफरेंस A से, तभी तो डिफरेंस निकाल पाएंगे। तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, VB का वैल्यू कितना आना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस एट B कितना होगा, वर्क डन ऑन B डिवाइड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस एट A इज इक्वल टू वर्क डन ऑन A डिवाइड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसको माइनस कीजिए, पोटेंशियल का डिफरेंस VB माइनस VA इज इक्वल टू WB बाई Q माइनस WA डिवाइड बाई Q। चलेगा इतना, चलिए, तो ये हमारा ऐसा जाएगा आपका, इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पर VBA, मतलब B से A तक, ये डायरेक्शन मेंशन करता है B से A तक है, A भी लिख देंगे तो मतलब जो चार्ज था उसको हम A से B लेके गए थे। तो ये हमारा एक्सप्रेशन, Q को ले लीजिए एलसीएम, ये फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास आएगा पोटेंशियल डिफरेंस का, जो आपको याद रखना है। यूनिट आपका वही रहना है, ऊपर वर्क डन है जूल होगा और नीचे हमारा चार्ज है Q कूलम, तो जूल पर कूलम आपका यूनिट वही रहना है। तो समझ में आया आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको बोले, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक चार्ज को दूसरे पॉइंट, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट तक ले गए, तो वो हमारा हो गया आपका पोटेंशियल का डिफरेंस। इतना हो गया, तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोटेंशियल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। हटा दे इसको, उतार लिया आपने, उतार लीजिए, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, तो बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा अब इसके बारे में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। तो इसके नाम में है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन ये फोर्स नहीं है, ये है वर्क डन। तो अब पहले लिख लीजिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स, इट इज अ वर्क डन। लिख लो, अरे लिखो, बहुत भूखाते हैं तुम लोग। इसको शॉर्ट में बोलते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये वर्क डन नहीं है, इट इज नॉट अ वर्क डन, सॉरी, इट इज अ वर्क डन, ये वर्क डन है बट फोर्स नहीं है, ये बात है, फोर्स नहीं है, वर्क डन है, ठीक है। तो कैसा वर्क डन है देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बात समझना पड़ेगा सेल के बारे में। सेल जानते हैं, जिसको बैटरी बोलते हैं। सेल को हम लोग दिखाते हैं कुछ ऐसे, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है। जो पॉजिटिव होता है वो छोटा सा दिखाते हैं, जो नेगेटिव होता है उसको बड़ा सा दिखाते हैं। अब ये एक पूरा सेल का हमारा सिस्टम होता है, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह जिसने पढ़ा उसको अच्छा समझ में आ गया होगा, पूरा सेल का अरेंजमेंट है। तो यहाँ बोला ऐसा जाता है, EMF सिंपल सा डिफाइन, एक सेल है, सेल के पास दो टर्मिनल है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। तो सेल नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल, इन लोग दोनों का बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लोग बोलते हैं EMF। सिंपल है, इसका अपना कुछ पोटेंशियल होगा, इसका अपना कुछ पोटेंशियल होगा, इनके बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो हमारा क्या कहलाता है, EMF, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। बट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स, इट इज अ वर्क डन, ये बात है। तो वर्क डन क्यों बोले सर, क्योंकि हम सिंपल डिफाइन कर देना। अब वर्क डन इसको अल्टरनेटिवली हम लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पकड़ लो, है ना, एक यूनिट, इसको थोड़ा सा फिर से हम लोग बनाते हैं,
एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पकड़ लो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से मैंने पकड़ो और उसको पूरा चक्कर लगा दो सेल का, तो उससे चक्कर को पूरा कंप्लीट करने में जो वर्क डन हम करेंगे उसी को बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी कि द वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू अ कंप्लीट सर्कल, आपका जो कंप्लीट सर्कल जो कंप्लीट करने में लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं आपका ईएमएफ, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सिंपल सा चीज़ है। अब इन दोनों में आपका एग्जाम में पूछा जाता है डिफरेंस, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में पूछा जाता है डिफरेंस। तो अब पहला तो लिखोगे ये सेल में हो रहा है भैया, वो आपका नॉर्मली किसी में होता है। और एक डिफरेंस अब ये देख लेना, ईएमएफ में ऐसा होता है कि अगर कोई एनर्जी, किसी एनर्जी के थ्रू अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगा तब जाकर के हमारा ईएमएफ जनरेट होता है। और अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कोई और एनर्जी जनरेट होता है, मान लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी था हमारा, अब ले लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए हम मान लो इलेक्ट्रिसिटी हमने सप्लाई किया बल्ब में, अब बल्ब ने हीट एनर्जी को प्रोड्यूस किया, तो इस केस में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। लेकिन मान लो हीट एनर्जी हमारे पास था और उस हीट एनर्जी से हमने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया, ठीक है, तो इस केस में हमारा क्या मिलेगा, आपका ईएमएफ मिलेगा। तो ईएमएफ एक काउज है, बेसिकली आप ऐसे याद रखो, ईएमएफ एक काउज, ये भी डिफरेंस होता है, ईएमएफ एक काउज है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका असर है, यानी कि इफेक्ट है। तो ये एक काउज, ये एक उसका इफेक्ट है। और मेन डिफिनेशन तो इसका आपको मेन डिफरेंस तो इसका डिफिनेशन ही हो जाएगा, इसका जो डिफिनेशन है उसका डिफिनेशन वो हो गया आपका। इसके बाद अब ये भी याद रख सकते हैं कि ईएमएफ जो है हमेशा बड़ा होता है, इसका जो वैल्यू होता है हमेशा आपको लार्ज मिलेगा, लार्ज वैल्यू, और इसका जो वैल्यू आपको मिलेगा हमेशा छोटा मिलेगा। अब ये छोटा बड़ा हम लोग कंपैरिजन के थ्रू ही बोलते हैं, तो इसका वैल्यू हमेशा इससे छोटा मिलेगा और इसका वैल्यू हमेशा उससे आपको बड़ा मिलेगा। इतना सा बात है, क्लियर हो गया कहानी, है ना। हटा दे, चलो कितना मजा आया ना, बहुत जल्दी हमने इतना सारा कंसेप्ट पढ़ लिया, हटा देते, चलिए बहुत मजा आया, वाह। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कहानी। अब हम लोग पहुंचेंगे हमारे चचा करंट के पास। अब आएगा मेन डिफिनेशन आपका करंट का, व्हाट इज करंट। इतना पढ़ने के बाद आता है करंट। तो करंट को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। करंट का सिंपल डिफिनेशन बोला जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। तो आपका क्लास 10 के बुक में ये डिफिनेशन और हिस्ट्री को समझते हैं। मान लीजिए ये एक हमारा कंडक्टर है, ठीक है, ये एक हमारा सिलेंड्रिकल टाइप का कंडक्टर है। मान लीजिए इस कंडक्टर में से 10 कूलम चार्ज 1 सेकंड में बह गया, 1 सेकंड में इस कंडक्टर से 10 कूलम चार्ज बह गया, तो वही इसको हम बोलेंगे कि यही इसका क्या हुआ, करंट का क्वांटिटी वही था। करंट को सिंपल डिफाइन किया गया कि यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर सकता है। अब वो यूनिट टाइम सेकंड भी मान सकते हैं, मिनट भी मान सकते हैं, या 1 सेकंड होगा या फिर आप उसको 1 मिनट लिखिए, ये चलेगा। तो हम लोग चार्ज को कैसे दिखाते हैं, क्यू से, तो क्यू बाई टी आ जाएगा, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ए यूनिट। तो कितना डिस्टर्ब करता है, लोग पगला कर दिया आदमी को। तो देखिए यहाँ बात अब ऐसा हम लोग क्या बोले थे, हाँ, कि यूनिट टाइम में कितना चार्ज का फ्लो हो रहा है उसी को हम लोग सिंपल बोलते हैं करंट। अब एक कंडक्टर से मान लीजिए 1 सेकंड में 10 कूलम चार्ज बह रहा है, तो हम बोलेंगे इतना करंट उसका बाहर। तो करंट का हम लोग सिंपल करंट का जो यूनिट होता है एम्पायर होता है, एम्पियर। यहाँ से यूनिट आप निकालोगे अगर, तो क्या मिलेगा आपको, क्यू की जगह हम क्या रख सकते हैं, कूलम, और टाइम क्या है सेकंड। तो यहाँ से करंट का यूनिट आप निकालते हो तो मिलेगा आपको कूलम पर सेकंड। अब कूलम पर सेकंड को ही हम लोग बोलते हैं एम्पेयर। तो एम्पेयर पूरा नाम लिखना है तो हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे आपका एम्पियर, और सिर्फ यूनिट देना है तो कैपिटल ए। तो करंट का एसआई यूनिट आपका होता है एम्पियर, एम्पियर बराबर होता है कूलम पर सेकंड, चलेगा। यानी कि किसी भी कंडक्टर से 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है या 1 मिनट में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। हो गया सिंपल, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। हटा देते इसको, आगे बढ़ते हैं, चलिए मिटा दिया जाए इसको, हो गया ना। हाँ आगे बढ़ाते हैं कहानी को। तो आगे थोड़ा सा और कहानी रह गया है, आगे अब हम चलेंगे इसके पास। हमारा कूलम्स लॉ पढ़ चुके हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी का बात हम देख लिए, करंट के बारे में हम जान गए करंट क्या है। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं ओम्स लॉ के बारे में। देखो ओम्स लॉ बहुत ही सिंपल सा बात बोलता है, करंट को बहने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना चाहिए, क्योंकि करंट बेसिकली क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज कौन सा, चार्ज हमारा नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन होता है। जो करंट जनरेट होता है वो इलेक्ट्रॉन के बहने से होता है, प्रोटॉन के बहने से नहीं होता है। तो अब इलेक्ट्रॉन बहेगा कहाँ, जगह होना चाहिए ना बहने के लिए, बोलो। अब जगह नहीं रहेगा तो फ्लो होगा कहाँ पर, तो जो फ्लो होने के लिए जगह का बात होता है वो जगह बेसिकली यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारा। मान लो एक टर्मिनल है हमारा यहाँ पर, एक टर्मिनल है यहाँ पर। अब ये हम इसको बीच से ये थोड़ा सा हम ऐसे बनाते हैं, ये हमारा है रेजिस्टर, इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। आगे अभी ही इसको इंट्रोडक्शन मिलेगा आपका। रेजिस्टेंस बेसिकली आप ऐसा समझ लो कि रेजिस्टेंस क्या है, किसी भी कंडक्टर का प्रॉपर्टी है जो आपको करंट को बहने से रोकेगा।
अब मान लो ये एक सिंपल कंडक्टर है हमारा, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें बहेगा, लेकिन जितना हम भेजेंगे उतना पूरा का पूरा करंट इसमें नहीं पास करेगा 100%, क्योंकि इसमें बीच में कुछ ना कुछ रुकावट होता है और उस रुकावट की वजह कर ही हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। उसको आगे चल के हम लोग लेक्चर के आगे पार्ट में और समझेंगे। तो रेजिस्टेंस हमारा बेसिकली एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर का। प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर कैसा प्रॉपर्टी है? फ्लो ऑफ करंट को अपोजिट करेगा, अपोज करने का। करंट का फ्लो को वो क्या करेगा? आपका अपोज कर देगा। ये ठीक है। अब एक मान लो इस एंड को हम नाम देते हैं ए, इस एंड को हम नाम देते हैं बी। इन दोनों एंड के बीच में जो पोटेंशियल, अब इसका कुछ अपना पोटेंशियल होगा, इसका कुछ अपना पोटेंशियल होगा, ठीक है। इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी हो, कैसे निकाल सकते हो? उसके लिए पता करना होगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ना। हम सिंपली बोल देते हैं इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वी होगा आपका। कुछ तो आना है ना, घटा के वैल्यू आएगा, उसको बोल देते वी है। बहुत सा आसान सा काम है। और इसमें हम करंट सप्लाई करते हैं, उस करंट को हम बोल देते हैं आई। तो ओम्स लॉ ने सिंपली ये बोला, पहले तो रीजन होना चाहिए करंट तभी फ्लो करेगा जब दो टर्मिनल के बीच में आपका पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। जब तक पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा तब तक करंट का फ्लो नहीं होने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इन्होंने ये बोला सिंपल कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, है ना। ये रेट ऑफ फ्लो नहीं बोलेगा तो भैया कि करंट जो है इसमें बोलेगा करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना ही ज़्यादा आपका फ्लो करेगा। अब चूंकि लॉ है तो कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट रहेगा ही। तो इन्होंने कांस्टेंट ने बोला कि एट सेम टेम्परेचर या एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इनका ये आपका कंडीशन था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। अब देखो अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ के पीछे मत पढ़ना क्योंकि इसके बारे में आपके सिलेबस में नहीं है। एंड अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, तो ये बात था आपका एंड अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ एट के। तो ये बोला ओम साहब ने हमको बोला कि किसी भी दो टर्मिनल के बीच में जो करंट का अमाउंट है वो डिपेंड करेगा कि उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना ज़्यादा है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड द टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड अदर फिजिकल क्वांटिटीज इज ऑल्सो कांस्टेंट। ये सिंपल उनका लॉ था। मुझे उम्मीद अब तक आपको याद हो गया होगा, है ना। तो इस चर्चा को थोड़ा इधर बोलाइए। ये हमारा हो गया आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। कोई दुख परेशानी की बात नहीं है। इस वेरिएशन के साइन को हम हटा देते हैं, तो वेरिएशन का साइन को हटा के हम देंगे एक कांस्टेंट। ये आ जाएगा हमारे पास आर, यहाँ से इस आर को यहाँ जरा निकालते हैं तो आर बराबर आ जाएगा वी बाई आई, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। इसी आर को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का डिफिनेशन एक यहाँ से भी आया था जो कि था आपका ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के थ्रू रेजिस्टेंस का डिफिनेशन क्या मिला था? यहाँ से इसका डिफिनेशन मिला था रेशियो ऑफ, लिख लो, यहाँ से मिला था रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। लेकिन ये जो डिफिनेशन था याद रखना भैया, ये डिफिनेशन था अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अगर आपसे सिंपल पूछे व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ रेजिस्टेंस इज अ रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट। और रेजिस्टेंस का यूनिट आपका आता है ओम। इसका यूनिट पे ध्यान देंगे, इसका जो एसआई यूनिट होता है, इसका एसआई यूनिट होता है ओम। इनका नाम पे ही है, उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं ओम। ये ऐसा बना देते हैं, इसको बोला जाता है ओम, ठीक है। इतना समझ में आया? इतना कहानी पिक्चर इतना पीछे क्लियर है कि नहीं? बताओ, क्लियर है ना? मिटा दिया जाए, खत्म करें इसको, चलिए हटा देते हैं, हो गया ना। चलिए बहुत बेहतरीन। तो अब थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, फिर लेक्चर को सम अप करके खत्म किया जाएगा। मुझे उम्मीद है अभी 30 मिनट्स नहीं हुआ। तो रेजिस्टेंस का हमने बात किया। रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला, उसका डेरिवेशंस का बात हम नहीं करेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है। तो रेजिस्टेंस का एक ये फॉर्मूला आता है रो एल बाई ए, ठीक है। ये एक फॉर्मूला आता है। बात करते हैं इसमें कौन कौन सा क्या है। ये जो रो है इसका नाम है रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसके बारे में आगे बता दिया जाएगा आपको, रेजिस्टिविटी। और एल है आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर। लिखो लिखो जल्दी लिखो। एल क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। और ए है आपका एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको बोलना ज़्यादा बेहतर रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ये सारी चीज़ें हैं हमारा यहाँ पर। तो यानी कि रेजिस्टेंस इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये जो रेजिस्टिविटी आप देख रहे हो ये बेसिकली एक कांस्टेंट यूनिट है, ठीक है। रेजिस्टिविटी क्या है? कांस्टेंट है। हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी डिफाइन ऐसे कहते हैं, लिख लो, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज रेजिस्टिविटी। सिंपल सा चीज़ है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज रेजिस्टिविटी, ठीक है। चलिए हटाइए, आगे बढ़ाते हैं कहानी। तो ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। मान लो ये एक कंडक्टर है हमारा आपका,
तो इस कंडक्टर का मान लो लेंथ है ए और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसी को बोलते हैं, मतलब वो एरिया जहाँ से करंट बहता है। ये कंडक्टर हो गया, ये एरिया देखो, ये जो बेस आपको ये दिख रहा है आपको सर्कल, ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम बोल देते हैं ए, खत्म। तो रेजिस्टेंस जो हमारा है वो लेंथ पे डिपेंड करता है डायरेक्टली और एरिया पे डिपेंड करता है इनवर्सली। जितना एरिया कम होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, लेंथ जितना ज़्यादा होगा एरिया ये आपका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। ये आपको रिलेशन ध्यान रखना है दोनों के बीच में, समझ में आया? ये आप याद रखो, ये फॉर्मूला याद रखोगे, इस पे आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलते जाएंगे। आपको दिख रहा है इस पर डायरेक्टली रिलेशन है, इससे इनवर्सली रिलेशन है। ये कम होगा ये बढ़ जाएगा, ये कम होगा तो ये भी कम हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं चाचा रो के बारे में। तो ये फॉर्मूला वापस लिखते हैं, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। यहाँ से आप रो को निकालो, है ना, इस सिंबल का नाम ही है रो, इसको ऐसे लिखा जाता है रो, है ना, ऐसा लिखा जाता है रो। तो रो निकालो, रो मिलेगा आपको आर ए डिवाइड बाई एल, ठीक है। अब इस आर को आप एज अ कांस्टेंट यहाँ पर कंसीडर करेंगे तो देखो बिल्कुल उल्टा ही तस्वीर बनता है। इसमें क्या हो रहा था, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लेंथ के, यहाँ क्या और रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया का, और रेजिस्टेंस क्या था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ का था, ये इन्वर्सली है लेंथ का, ये इन्वर्सली था एरिया का, तो रेजिस्टिविटी ठीक उसका उल्टा है एरिया का, इसलिए हम लोग उसको डिफाइन करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज रेजिस्टिविटी। आगे बढ़ते आगे बढ़ाए कहानी को। तो अब आगे बात ऐसा है, यूनिट निकालते हैं इसका, आगे आगे कुछ का यूनिट निकालते हैं हम लोग। आर का यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ओम, एरिया को हम लोग लेते हैं स्क्वायर में हमेशा। तो एसआई का हम बात करें तो स्क्वायर मीटर हो जाएगा, लेंथ भी हमारा नीचे आ जाएगा मीटर में। तो 1 मीटर से 1 मीटर मर गया, हमको यहाँ से मिला आपका ओम पर मीटर, ये इसका हो गया सीजीएस यूनिट। अगर एसआई यूनिट लिखेंगे तो ओम बस ये सेंटीमीटर आ जाएगा और कुछ नहीं। तो ये यूनिट हो गया आपका रेजिस्टिविटी का। मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के क्या क्या कहानी है ना। अगर समझ में आया तो बहुत बेहतरीन सी बात है, उतार ले जाए इस चीज़ को, चलिए उतार लेते हैं, मिटा दिया जाए, लिखा कि नहीं अभी तक आपने, चलिए हटाइए, बहुत बढ़िया। तो आगे हम लोग क्या बात कर सकते हैं, आगे हम थोड़ा सा और बात कर सकते हैं रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। हम लोग रेजिस्टेंस को कॉम्बाइन करते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन लगाते हैं, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाते हैं। सीरीज मतलब मान लो ये एक रेजिस्टेंस है हमारे पास, ये एक पकड़ा, ये एक और रेजिस्टेंस हम पकड़े, एक और रेजिस्टेंस हम ले लिए 3। अब इस 3 रेजिस्टेंस को हम उठाए और इसको ऐसे लगा दिए, ए जुम्बा 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 जू हद लगा दो, लगा दिए। ये देखो जो हाईलाइट्स के ये हमारे इसका एंड पॉइंट, मतलब ये इतना था, नाम दे दो ए बी सी डी। तो ए से बी तक एक था, बी से सी, सी से डी एक हो गया, तीनों को हमने ऐसे लगा दिया। अब मान लो इधर से हम करंट का सप्लाई करते हैं, वो करंट है आई, तो यहाँ क्या लगता है आपको, सभी में से इक्वल करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, होगा ना, सिंपल है। यहाँ से आई करंट भेजा तो तीनों में से आई 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 बट नहीं आई, है ना, आई आई बट नहीं आई, तो आई जो है वो पूरा का पूरा फ्लो करेगा आपका। तो ऐसा कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि ऐसा कॉम्बिनेशन जहाँ पर एक रजिस्टर का एंड पॉइंट को हम दूसरा रजिस्टर का स्टार्ट पॉइंट से जोड़ दें, ठीक है। एक रजिस्टर का क्या बोला हमने, एंड पॉइंट को दूसरा रजिस्टर का स्टार्ट पॉइंट से जोड़ देंगे तो वो हमारा आपका कहलाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा हम ऐसा बोलते हैं कि सभी रजिस्टर का एंड पॉइंट एक जगह हो जाएगा और सब रजिस्टर का स्टार्ट पॉइंट एक जगह रहेगा, जैसे कि ऐसा। ये देखो जरा गौर से, छी चलिए, तो रजिस्टर थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा इसको हम लोग बड़ा करते हैं। ये देखो, तो ये कुछ ऐसा हो गया, तो ए और बी, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, सभी का स्टार्ट पॉइंट एक जगह पर आ गया और सभी का एंड पॉइंट का एक जगह गया। तो ऐसा कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब मान लो इसको हम एक सेल से कनेक्ट करते हैं, ये पॉइंट हमारा ये था, यहाँ से हम भेजते हैं आई करंट को, तो आपको क्या लगता है तीनों में करंट सेम जाएगा? नहीं जाएगा रे बाबू, यहाँ आएगा बेचारा 3 रास्ता, बोलेगा चलो थोड़ा यहाँ कट लेते हैं, उसको बोला I1, थोड़ा एक यहाँ कटेगा, वो बोले I2, थोड़ा एक यहाँ जाएगा, बोले I3। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो करंट है वो हर रजिस्टर में आपको अलग अलग मिलेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस पे अलग अलग नाम दे देते हैं इसको, R1 R2 R3, यहाँ पे भी क्या है R1 R2 R3। तो अब हम बोलते हैं भाई ये तीनों को एक साथ में स्टडी करना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम इन तीनों को समराइज करके एक बना देते हैं। अब इसको हम बोलेंगे आर इक्विवेलेंट, मतलब इन तीनों को जोड़ करके एक जो नया रजिस्टर में बनाया उसको बोल दिया इक्विवेलेंट रजिस्टर, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। तो आपको ध्यान रखना है सीरीज कॉम्बिनेशन में, यहाँ लिख देता हूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला बनता है वो ऐसा बनता है आपका, यानी कि जितने भी रजिस्टर आपके पास है सबका रेजिस्टेंस को जोड़ दीजिए जहाँ तक आपको,
वो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे देगा। और पैरेलल में ऐसा आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका हम बनाएंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका ही बना सकते हैं, इसका भी बना सकते हैं। वैसे ही ये जो तीन था इसके जगह पे हमने एक बना लिया, तो ये हमारे पास आएगा एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर, ठीक है। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ये तीनों का मिला जुला असर है, तो यहाँ पैरेलल में हमारा रिजल्ट आता है ऐसा। इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं, शायद उतना ऊपर आपको बोर्ड ना दिख रहा हो, है ना, इसको यहाँ लिख देते हैं। ये आपको ऐसा मिलेगा 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट डॉट, ये कहानी आपका चलता रहेगा जितना भी नंबर ऑफ रजिस्टर्स आपके पास हो। तो सीरीज में क्या होता है, सिंपली वो ज्वाइंट हो जाता है, एकदम लाइन बाय लाइन ऐड कर देते हैं। और पैरेलल में क्या होता है कि हम लोग हर एक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल करके ऐड कर देते हैं। इतना सिंपल सा बात है। इसमें आपको क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस सब में करंट सब में सेम मिलेगा, उसमें आपको करंट सब में अलग अलग मिलेगा, ठीक है। इतना सही बात है, हो गया काम खत्म, बस सर बहुत है। तो अगला लेक्चर जो आएगा ये हमारा जो पहला पार्ट था करंट इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो पूरा तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ समराइज वे में हमने बहुत हद तक आपको करा दिया है जहाँ से आपके मेन क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके बाद एक छोटा सा और लेक्चर हम ले लेंगे 30 मिनट्स का, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को पूरा पढ़ा दिया जाएगा और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट को भी हम लोग उसमें कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ाई करते रहे और एग्जाम्स के लिए आपके ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए आगे बढ़े।